मैं रवि, 28 साल का एक शिक्षक जो एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से साधारण सी लगती थी, एक सम्मानजनक नौकरी, एक छोटा सा घर और मेरी पत्नी अनीता। लेकिन मेरे मन में एक तूफान सा चल रहा था जो उस रात और तेज हो गया जब अनीता और मेरे बीच फिर से वही पुरानी बहस शुरू हुई। रवि, तुम मुझसे हमेशा इतना दूर क्यों रहते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे बात तो करो। अनीता की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द। उसकी गहरी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे जवाब मांग रही हूँ। मैं चुप रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, या शायद मैं जवाब देना ही नहीं चाहता था। गहरी सांस लेकर मैंने कठोर स्वर में कहा, अनीता, मैंने तुम्हें अभी तक पूरी तरह अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। मेरे शब्दों ने उसे चोट पहुँचाई और उसकी चुप्पी ने मुझे और बेचैन कर दिया। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका था, लेकिन यह मेरी पसंद से नहीं हुई थी। मेरे माता पिता ने जल्दबाजी में यह रिश्ता तय किया था। अनीता मेहनती थी, घर को अच्छे से संभालती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मैं हमेशा एक ऐसी लड़की चाहता था जो मेरे जैसे तेज तर्रार हो, शहर की तरह आधुनिक सोच वाली, जिसके साथ मैं अपने सपने बांट सकूं। अनीता सादगी से भरी थी, शांत, गांव की जिंदगी में रमी हुई। वह मेरे सपनों से मेल नहीं खाती थी। मैं अक्सर सोचता, काश मुझे कोई ऐसी लड़की मिली होती जो मेरी तरह हो। उस रात हमारी बहस लंबी चली। अनीता ने कहा, तुम्हें मुझ में क्या कमी है? रवि, मैं हर दिन तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, फिर भी तुम मुझे अनदेखा करते हो। मैंने बस इतना कहा, मुझे वक्त चाहिए। अनीता, लेकिन सच यह था कि मेरा मन कहीं और भटक रहा था। अगली सुबह मैं स्कूल के लिए निकला। हमारा स्कूल गाँव के बीच में था, चारों तरफ खेतों की हरियाली और मिट्टी की खुशबू। मैं 11वीं कक्षा को गणित पढ़ाता था और बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे। उस दिन क्लास में एक नई लड़की आई, काव्या। जैसे ही वह क्लास में आई, मेरी नजर उस पर ठहर गई। 17 साल की काव्या की खूबसूरती और आत्मविश्वास ने मुझे बांध लिया। उसने खुद को पेश किया, सर, मेरा नाम काव्या है, मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ूंगी। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था वह मुझे तुरंत भा गया। उस दिन मैंने क्लास को सामान्य तरीके से पढ़ाया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार काव्या पर जा रहा था। उसके सवाल तेज थे, जवाब आत्मविश्वास से भरे। क्लास के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा। काव्या की तस्वीर मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। मैंने खुद को टोका, रवि, वह तुम्हारी छात्रा है, यह गलत है। लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा था। शाम को जब मैं घर लौटा, अनीता ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। कुछ दिन बाद अनीता की तबीयत खराब हो गई। वह कमजोर महसूस कर रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं उसे गांव के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए और कहा कि रिपोर्ट में 2 दिन लगेंगे। मैं अनीता को घर ले आया, लेकिन मेरा मन काव्या के पास था। एक दिन स्कूल से लौटे वक्त काव्या रास्ते में मिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप यहाँ? मैंने जवाब दिया, हाँ, बस घर जा रहा हूँ। तू पढ़ाई कैसी कर रही है? उसने उत्साह से बताया कि वह गणित में अच्छा कर रही है और उसका सपना इंजीनियर बनना है। उसकी बातें सुनकर मेरा मन और खींचा गया। हमने कुछ देर बात की और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे सालों से जानता हूँ। धीरे धीरे मेरे मन में एक खतरनाक ख्याल पनपने लगा। अनीता मुझे पसंद नहीं थी और मैं उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं करता था। मैंने सोचा, अगर मुझे काव्या से शादी करनी है तो अनीता को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। मैंने एक योजना बनाई। अनीता की तबीयत का बहाना बनाकर मैं कुछ कर सकता था। मैंने एक पुराने दोस्त सुनील से संपर्क किया, जो शहर में एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। मैंने उससे एक नकली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई, जिसमें लिखा था कि अनीता को गंभीर बीमारी है। सुनील ने पहले मना किया, लेकिन पैसे के लालच में वह मान गया। घर लौटकर मैंने अनीता को गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अनीता, तुम्हारी रिपोर्ट आई है, तुम्हें गंभीर बीमारी है। वह सुनकर टूट गई, रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मेरे मन में कोई दुख नहीं था। मैंने एक स्थानीय वैद्य से धीमा जहर लिया, जो शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता था। मैंने अनीता को दूध में जहर मिलाकर देना शुरू किया, कहकर कि यह दवा है। वह मुझ पर भरोसा करती थी और रोज दूध पीती थी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। इधर मैंने काव्या के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई। स्कूल के बाद मैं उससे बात करता और हमारी बातें पढ़ाई से हटकर निजी हो गयी। एक दिन मैंने काव्या से कहा, मेरी शादी एक गलती थी, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं। मैंने अनीता की बुराई की ताकि काव्या के मन में उसके लिए नफरत पैदा हो। काव्या ने कहा, सर, अगर वह इतनी बुरी है तो आपको कुछ करना चाहिए। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं अनीता को तलाक दे दूंगा। कुछ हफ्तों बाद
बाद अनीता की हालत बहुत खराब हो गई। एक रात उसने खून की उल्टी की। गांव वाले और उसके माता पिता इकट्ठा हो गए। मैंने दुख का नाटक किया, लेकिन मेरे मन में राहत थी। उस रात अनीता ने आखिरी सांस ली। मैंने नकली आंसू बहाए और सबको यकीन दिलाया कि मैं टूट गया हूँ। अंतिम संस्कार के बाद मैंने काव्या से संपर्क बढ़ाया और उसे शादी का वादा किया। लेकिन एक दिन अनीता की माँ मेरे घर आई। उसने कहा, रवि, तूने मेरी बेटी को मारा, तुझे उसका अभिशाप लगेगा। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन उसकी बातें मेरे मन में गूंजने लगी। कुछ दिन बाद काव्या को अनीता का एक पत्र मिला जो उसने अलमारी में छिपाया था। पत्र में लिखा था कि अनीता को मेरे जहर देने की बात पता थी और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। काव्या ने पत्र पढ़ा और मुझसे नफरत करने लगी। उसने कहा, तुम एक हत्यारे हो रवि, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह मुझसे दूर चली गई। उसी रात पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। काव्या ने सब कुछ बता दिया था। जेल में हर रात मैं अनीता की माँ की बद्दुआ को याद करता हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया, अनीता, अपने बच्चे, काव्या और अपनी आजादी। मैं अब एक छोटी सी कोठरी में बंद हूँ, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती है। मेरी गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं हर दिन पछताता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी कहानी से सीख लें, लालच और अंधेपन में सब कुछ बर्बाद हो जाता है।